लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, पुरसुकून जिंदगी गुजारने की कोशिश भी कर रहे होंगे और हमारा शो भी देख रहे होंगे, क्योंकि आज वीकेंड है और वीकेंड का आखिरी शो है हमारा। और पुरसुकून जिंदगी गुजारने के हवाले से जैसे मैं बात कर रही थी, तो ये कुदरत का सबसे बड़ा और कीमती तोहफा है हमारे लिए। और इस दुनिया में मौजूद अगर कोई शख्स चाहता है कि जनाब उसे हमेशा खुशी ही नसीब हो, मुसीबत और जो तकलीफ है उसके घर का दरवाजा तक ना खटखटाए, तो ऐसा होना नामुमकिन सा लगता है। क्योंकि जिंदगी जो होती है ना, वो खुशी और गम के नशेबो फराज से इबारत है। लिहाजा ऐसी सोच आपकी जिंदगी में बेचैनी और बेसुकूनी का मजीद सबब बन सकती है। लेकिन हर हाल में अगर हम अल्लाह ताला की रजा में राजी रहना शुरू कर दें, हमारी जिंदगी को चैन और सुकून भी मिल जाता है। और अगर इंसान खुशी में अल्लाह का शुक्र अदा करे और तकलीफ में जब हमें कोई मुश्किल आती है उस पे अल्लाह का सब्र करे, अल्लाह से दुआ करे, तो ये दोनों सूरतों में रज़ा इलाही का मुस्तहिक ठहरेगा और जो पुरसुकून जिंदगी उसका मुकद्दर भी ज़रूर बनेगी। और हमारे जैसे बड़े भी ये कहते हैं जनाब कि जब भी कोई मुश्किल आती है तो उसमें अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि हमें इस मुश्किल से निकाले। सब्र और शुक्र का जो एक कहते हैं ना तकाजा हमारा होना चाहिए कि हमने हर खुशी में अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि तूने हमें एक खुशी अता की है जिसके लिए हम काबिल नहीं हैं, उस चीज़ के हम डिज़र्व नहीं करते, हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन फिर भी हमें अल्लाह ताला से मुआफ़ी हरदम मांगते ही रहना चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी में जो बेचैनी, एंजाइटी, डिप्रेशन बढ़ता ही जा रहा है इसको कम से कम किया जा सके। तो लिहाजा जनाब आज वीकेंड है और वीकेंड पे आप लोगों ने भी बहुत कुछ सोचा होगा कि हमने बाहर निकलना है, फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। लेकिन वीकेंड पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जनाब अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो मौसम कैसा होना चाहिए। और पहले टॉपिक पर बात करें और कुछ सेहत और फिटनेस के हवाले से करते हैं। जितनी हमारी जिस्मानी सेहत ज़रूरी होती है ना, उससे कहीं ज़्यादा हमारी जो जहनी सेहत है वो ज़रूरी होती है। लेकिन मौजूदा दौर में बेशतर लोग मुख्तलिफ समाजी, घरेलू, मुआशी, अमन अमान और दीगर किस्म की परेशानियों के बायस कई तरह के जहनी आरज़ों में मुब्तला होते हैं। अगर उन्हें तशखीस और इलाज मुआलजे की बेहतर सहूलतें और खिदमात दस्तियाब ना हो तो उनकी जो सूरत हाल है ये बहुत ज़्यादा गंभीर भी हो जाती है। और माहिरीन ने सेहत के मुताबिक ये बताया जाता है कि जनाब नफ्सियाती अमराज और उनकी अलामात पोशीदा होती हैं जो बीमारी को मजीद पेचीदा बना देती हैं। और अगर फैक्ट्स एंड फिगर की बात की जाए पाकिस्तान के हवाले से, तो हर तीसरा फर्द जो है वो जहनी आरजे का शिकार है। यहाँ पर जहनी और नफ्सियाती मसाइल के लिए हिप्नोथेरेपी या साइकोथेरेपी समेत कई किस्म की टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये थेरेपीज होती क्या है, किस तरह इनके इस्तेमाल से हम जहनी और नफ्सियाती मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नरगिस मुगल हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। नरगिस, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू मनीबा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। नरगिस, हमें बताइए, मेंटल हेल्थ के वाले से हमने बात करनी है जिसके बारे में इतनी बात नहीं होती है। हम जिस्मानी सेहत को तो बड़ा इनिशियल स्टेजेस पे देखते हैं कि कुछ हो ना जाए हमें, और बड़ा कंसर्न होता है, लेकिन नफ्सियाती मसाइल को नहीं देखते। मुझे बताइए मेंटल हेल्थ कितना ज़रूरी है? मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ में अगर फ़र्क देखा जाए तो क्या फ़र्क आना चाहिए? अच्छा मुनीबा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि मेंटल हेल्थ बेसिकली होती क्या है। हाँ जी। मेंटल हेल्थ अगर हम देखा जाए तो ये किसी भी इंसान की इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग होती है। ठीक है। और अगर हम इसकी बात करते हैं फिजिकल हेल्थ की, तो फिजिकल हेल्थ का मतलब होता है कि स्टेट ऑफ बॉडी। ओके। ठीक है। और अगर हम मेंटल हेल्थ को देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि इज द स्टेट ऑफ द माइंड, फीलिंग्स एंड इमोशंस। ओके। ठीक है, इस तरह से हमने इसको देखना होता है। और एक पर्सन की मेंटल हेल्थ इस तरह से ज़रूरी है कि लाइफ के अंदर डिफरेंट स्टेजेस में आप डिफरेंट किस्म के स्ट्रेस जो है उनसे कोप अप कर रहे होते हैं। तो मेंटल हेल्थ बेसिकली इंसान को हेल्प आउट करती है उस स्ट्रेस को डील करने में। और अगर आप देखें तो चाइल्डहुड से लेकर अडल्टहुड तक इंसान जो है वो स्ट्रेस को फेस भी कर रहा होता है और डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स फेस कर रहा होता है। तो इस तरह से मेंटल हेल्थ जो होती है वो बिल्कुल उसी तरह से इम्पॉर्टेंट है जैसे आपकी फिजिकल हेल्थ जो है इम्पॉर्टेंट होती है। लेकिन हमें फिर पता कैसे चलेगा, कोई साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं इसके कि हमें पता चल जाए कि हम किसी मेंटल हेल्थ के शिकार हो रहे हैं, कोई हमें प्रॉब्लम होती जा रही है, कोई ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स हो? अच्छा मुनीबा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आजकल हमारी सोसाइटी के अंदर जो है हम लोग जो चीज़ों को देख रहे हैं बेसिकली
सोसाइटी में ना लोगों को स्टिग्माटाइज कर देते हैं अच्छा। कि ये तो पागल है, हाँ। ओहो ये तो दिमाग के डॉक्टर के पास जा रहा है, ये साइकोलॉजिस्ट के इस पास, किस्म की साइकियाट्रिस्ट के चीजों पास की जा वजह रहे से हैं। हाँ। इस किस्म की चीज़ों की वजह से लोग जो है एड्रेस ही नहीं कर पाते, वो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जा ही नहीं सकते। अगर एक एस्टिमेट है उसमें ये चीज़ बताई गई थी, मतलब 10 में से 9 जो पर्सन हैं वो इस चीज़ का शिकार हैं, नफ्सियाती प्रॉब्लम्स का, लेकिन वो जा ही नहीं सकते क्योंकि उनके अपने फैमिली, उनके अपने फ्रेंड्स जो होते हैं वो उनको स्टिग्माटाइज कर देते हैं। सबसे पहले तो ये कि हमें इस चीज़ को जो है ना डिसअप्रूव करना है कि जिस तरह से आपको एक बुखार होता है या आपको कोई पेन होता है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही अगर आपके जहन में कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अब इन चीज़ों को देखना कैसे, इनके कौन से अर्ली साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। अच्छा। देखिए ये अगर देखा जाए फैमिली के अंदर ही जो पेरेंट्स होते हैं वो इन चीज़ों को फाइंड आउट कर लेते हैं और वो पर्सन खुद भी कर रहा होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जैसे अगर आप देखें समटाइम्स होता है किसी इंसान की थ्रू आउट, मतलब ये नहीं कि सिर्फ 1 और 2 डेज में स्लीप के इश्यूज आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी बहुत कम हो जाती है, और समटाइम्स होता है उसकी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाते हैं, वो अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहा होता है, ना उम्मीद सा हो जाता है ना, और समटाइम्स इस तरह के इश्यूज आते हैं कि उसके अंदर एंगर बहुत ज़्यादा आ जाता है। अच्छा, ये जो सब चीज़ें होती हैं, कभी उसको खौफ होता है, कभी वो उसके अंदर बेचैनी पाई जाती है, समटाइम्स उसे आवाज़ें सुनाई देती हैं। अच्छा। और कुछ चीज़ें तो ऐसी भी होती हैं कि वो पर्सन ये भी लोगों को कह रहा होता है कि भाई कुछ चीज़ें हैं जो मुझे नज़र आ रही है, जो मुझे टच कर रही हैं, ठीक है, इवन कि उनका फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन चूंकि उसके साथ ये इशू चल रहा होता है तो वो अपनी ये बात जो है वो करना चाहता है, लेकिन हम लोग चूंकि पता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, तो हम लोग जो है ना वो उसको, ये जो उसके नफ्सियाती मसाइल है उसको इस चीज़ पे कहना शुरू कर देते हैं कि इसको जो है ना आप ख़त्म करो, इसको दबाओ, और हम लोग इसको जो है ना साइकाइट्रिस्ट के पास और ना ही हम इसको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जो है वो लेकर जाते हैं, और हम उसको पागल डिक्लेयर कर देते और कहीं और ले जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी सिचुएशन और ज़्यादा खराब होना शुरू हो लेकर भी नहीं जाते ना हम लोग, तो उसको सप्रेस कर देते हैं ना, दबा देते हैं और कहते हैं कि भाई इस पे जो है ना बात ना की जाए। इवन के पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमारे बच्चों को स्टिग्माटाइज कर दिया जाएगा कि ये तो पागल है, और नफ्सियात के डॉक्टर के पास ले जाना ही नहीं है इसको। तो अब भी अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो ये बहुत अर्ली साइन एंड सिम्टम्स है, ये इनको बहुत अर्ली जो है एड्रेस कर लेना चाहिए। और ये जब ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जाए तो इतना ज़्यादा वो आपको घेर लेती है ये चीज़ें आके कि आप सुसाइड करने पे भी मजबूर हो जाते हैं। सुसाइड अपने आप को भी हार्म जो है वो करते हैं और दूसरों को भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो सब प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो रोल होता है ना वो फैमिली और फ्रेंड्स का होता है कि अगर ये जो है उनकी हेल्प आउट करे, अगर ये जो है इनको प्रॉपर उस टाइम पर जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाएं या इनको एड्रेस कर। अभी जैसे आपने बात की है कि दोबारा से वो कंडीशन जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है, तो प्रॉब्लम यही है कि समटाइम्स वो जाते हैं डॉक्टर के पास, मेडिसिन भी लेते हैं, और मेडिसिन खाया और ठीक हो गए, लेकिन उनके साथ वो रिलैप्स की कंडीशन जो है ना वो दोबारा से हो जाती है, और वो दोबारा फिर उसी प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। तो ये चीज़ जो है ना ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है। असल में लोगों को इस चीज़ की भी अवेयरनेस नहीं है कि आपने साइकोलॉजिस्ट के पास किस टाइम जाना है, आपने साइकाइट्रिस्ट के पास किस टाइम जाना है। तो सबसे पहले तो सोसाइटी में थैंक यू सो मच, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं लोगों में ये चीज़ भी जो है ना उनको अवेयर करना चाहती हूँ कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा ये जो प्रॉब्लम है, ये जो ज़हनी प्रॉब्लम है, हमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है। और बहुत सारी ऐसी थेरेपीज हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू जो है हम इसको, ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं ये मेंटल हेल्थ की इनको ओवरकम कर सकते हैं। जैसे मैं नरगिस बात कर रही थी कि बहुत सारी टेक्निक्स नई आ चुकी हैं ये मेडिकल साइंस में भी, खासतौर पर साइकोलॉजिस्ट के पास। तो ये हिप्नोथेरेपी जो है ये एक नई टर्म हम सुन रहे हैं इस चीज़ में, मुझे बताइए इसकी है क्या, किस तरह काम करती है? अच्छा, देखिए हिप्नोथेरेपी पाकिस्तान में एक कह सकते हैं किसी हद तक एक नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो 300 इयर्स अगो ये यूरोप में स्टार्ट हो चुका था, और इस पे बहुत ज़्यादा काम भी हुआ था, और इस पे बहुत ज़्यादा जो है वो इसके मतलब कि डिफरेंट
टाइम टू टाइम जो है इसके अंदर चेंजेस आती रही ना। जिस तरह से इसको एक पिक्चर दिखाई जाती है कि एक पेंडुलम है और जो है ना उसमें आपको वो आपके सामने कर दिया जाता है। हाँ। अच्छा, उसमें बहुत सारी एम्बिग्युइटीज भी हैं। उसमें ये कहा जाता है कि जी आप जो है ना अपने सेंसेस में नहीं होते, आपके साथ जो है ना वो कुछ भी हो सकता है, आपके साथ बहुत सारे इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो मॉडर्न हिप्नोथेरेपी है, अच्छा एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, बेसिकली इस टाइम पर जो मैंने खुद जो है वो की है, और मैं खुद सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट और NLP प्रैक्टिशनर हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ब्रीफ साइकोथेरेपी के नाम से इसको पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया गया प्रोफेसर अरशद जावेद ने। ठीक है, मैंने खुद उनसे जो है ये कोर्स किया और इसके 2 पार्ट्स हैं, एक हिप्नोथेरेपी और एक NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अच्छा, जो हिप्नोथेरेपी की हम बात कर रहे हैं, बेसिकली इसको कहा यह जाता रहा है कि हिप्नोथेरेपी जो है वो नींद यानी कि स्लीप के साथ जो है ना रिजेंबल करती है, बट इनफैक्ट ये स्लीप है नहीं है। सही, ठीक है। और इवन कि इसको ये भी कहा जाता है कि ये आर्टिफिशियल स्लीप है, आर्टिफिशियल नींद है, लेकिन ऐसा है नहीं है। कुछ तो इसको ये भी कहते हैं मतलब कि मॉडर्निज्म के अंदर ये मेडिटेशन है, कि मेडिटेट, मुराकबा जिसे आप बोलते हैं, ठीक है, कि ये वो है, उस तरह से है। बेसिकली हिप्नोथेरेपी जो है ये होती है कंसंट्रेशन, तवज्जो, कि अपने आप में आपने किस तरह से उस क्लाइंट को जो है वो कंसंट्रेट करवाना है। और एक पर्सन जो हिप्नोथेरेपिस्ट है वो क्लाइंट पे किस तरह से जो है वो इस नींद को, इस स्लीप को, इस तवज्जो को जो है ना उसके ऊपर तारी करता है। जितनी भी डिस्टर्ब हुई है लाइफस्टाइल, उसको किस तरह फोकस्ड करना है। और इसमें हम लोग जो बेसिकली काम करते हैं वो थ्रू सजेशंस काम करते हैं। बेसिकली उस पर्सन को सजेशंस दी जाती हैं। अच्छा, इसमें जैसे कहा जाता है ना कि वो स्लीप में चला गया है, अब आप उसके साथ जो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब गलत बातें हैं। इसमें जो पर्सन है, जब हम उसको स्लीप में लेके जाते हैं, बहरहाल इसको मैं स्लीप बोल रही हूँ, एक्चुअल में ये स्लीप नहीं है, पर्सन जाग रहा होता है। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हिप्नोथेरेपी के अंदर उस पर्सन की अपनी विल का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर वो खुद से मतलब कि विल नहीं है और वो खुद से नहीं चाहता, ठीक होना नहीं चाहता, तो वो आप काम हिप्नोथेरेपी तो कोई भी काम नहीं कर सकते ना। वो चाहे मेडिसिन हो जाए या कोई भी थेरेपी हो, कोई भी काम नहीं करेगी। लेकिन हिप्नोथेरेपी के अंदर ये स्पेशल चीज है, मेडिसिन तो आप खिला सकते हैं ना किसी को। लेकिन मुझे किसी बताइए, फिर ये जो इस तरह की थेरेपीज होती हैं, खासतौर पर हिप्नोथेरेपी की हम बात कर रहे हैं, फिर इसके क्या सेशंस लेने पड़ते हैं अगर मरीज इसको स्टार्ट कर देता है तो पेशेंट? हाँ जी, बिल्कुल। इसके पहले जो हिप्नोथेरेपी था उसमें इसके सेशंस अराउंड अबाउट 12 तक चले गए थे, लेकिन इसको बाद में ना इसको जैसे अब कंबाइन कर दिया गया NLP के साथ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के साथ इसको कंबाइन किया गया। तो इसके जो एवरेज सेशन है वो अराउंड अबाउट 4 to 6 आप कह सकते हैं कि उसमें एक पर्सन जो है वो ठीक हो जाता है। और इसमें देखिए 96% चांस होता है विदाउट मेडिसिन कि आप जो है इसको अगर अप्लाई करते हैं या करवाते हैं तो वो पर्सन जो है वो ठीक हो जाता है, और रिलैप्स के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अच्छा, इसमें एक मैंने अभी बात की थी NLP में, इसके बारे में भी जो है ना थोड़ा सा बताना चाहूँगी। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो है बेसिकली अगर इसको हम देखें ना कि ये क्या है, बेसिकली ये ह्यूमन एक्सीलेंस, इसमें उस पर्सन के रवैये को, किरदार को किस तरह से चेंज किया जा सकता है। इसमें हम ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक था, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से इसको हमें यहाँ पे ड्रॉप करना पड़ा। इंशाल्लाह दोबारा से इस पे एक ज़रूर सेशन रखेंगे और डिटेल में मजीद इस पर बात करेंगे। आज नरगिस मुगल हमारे साथ मौजूद थी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। नरगिस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई हैं। और जिस तरह हम बात करते हैं कि जनाब ये ज़हनी अमराज हैं जो ये बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और इन थेरेपीज़ के थ्रू काफ़ी हद तक इनको हम कोप अप कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए जदीद दौर के जदीद तकाज़ों के हवाले से। तो आजकल हर फर्द एक ही दौड़ में लगा हुआ है कि पैसा जनाब कैसे कमाया जाए। पहले दौर में हम देखते थे कुछ अजाफी आमदन हासिल करने के लिए डबल डबल नौकरियां करनी पड़ती थी, कई कई घंटे एक्स्ट्रा काम करना पड़ता था। लेकिन ये इंटरनेट का दौर है, डिजिटल दौर है, और इस तरक्की याफ्ता ज़माने में हर वो शख्स जो इंटरनेट का इस्तेमाल जानता है ना, उसके दिल में ये ख्याल ज़रूर पैदा होता है कि इस अजीम आलमी नेटवर्क का इस्तेमाल हसूल दौलत के लिए कैसे किया जाए। और शायद ही कोई शख्स ऐसा हमें मिलेगा जो इजाफी दौलत का ख्वाहिशमंद ना हो, लेकिन
सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हमारे सामने ऐसी कई मिसालें मौजूद तो हैं जो इंटरनेट की मदद से हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए माहाना कमा रहे हैं। फ्रीलांसिंग, ई कॉमर्स और स्टार्टअप में कम वक्त में ज्यादा पैसे कमाना जो है ना वो मुमकिन बना दिया है। लेकिन यहाँ पे एक ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि आम आदमी इंटरनेट की मदद से पैसे कैसे कमा सकता है। ऐसे कौन कौन से स्किल्स हैं जो हमें सीखने की जरूरत है जिनकी मदद से एक कामयाब मुस्तकबिल का जो ख्वाब है वो हकीकत बन सकता है। इस पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ आज एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने इंटरनेट की मदद से अपनी तो जिंदगी बदली ही थी, लेकिन उसके साथ साथ अब तक सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोगों की जिंदगियां बदल चुके हैं। एक ऐसा स्टार्टअप रन कर रहे हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त अपने पैरों पे खड़े हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर बल्कि माहाना की बुनियाद पर। और दूसरा प्राइड ऑफ पाकिस्तान भी हासिल कर चुके हैं। तो आज उनसे जानते हैं जनाब कि घर पे बैठकर किस तरह हम पैसा कमा सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तनवीर नाटला साहब हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, ट्रेनर भी हैं और आई स्किल्स के फाउंडर भी हैं। तनवीर, आपको खुश आमदीद कहती हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक है? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तनवीर, आजकल हर कोई यही चाहता है कि जनाब हमें इजीली पैसा कमा लिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल भी लगता है, कुछ थोड़ा सा आसान भी लगता है। लेकिन मुझे बताइए कि किस तरह पैसा कमाना चाहिए। इंटरनेट का दौर है, डिजिटल दौर हो चुका है, घर पे बैठ के पैसा कमाना ईजी है? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि ईजी क्यों होना चाहिए। जब हम 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन लेते हैं तो तकरीबन हमारे 16 साल लग जाते हैं। 4 साल हम यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में गुजारते हैं, तो वो टाइम भी हम स्पेंड कर चुके होते हैं। उसके बाद हम मार्केट में जॉब ढूंढने जाते हैं तो उसमें भी टाइम लगता है। फिर मार्केट हंटिंग, जॉब हंटिंग के बाद अगर कहीं जॉब मिल गई तो फिर उसको पक्का करने में टाइम लग जाता है। शुरू में सैलरी कम होती है, तो हम मार्केट में इतना टाइम स्पेंड करने को तैयार हैं। लेकिन जब ऑनलाइन अर्निंग की बारी आती है तो हर बंदा कहता है इजी मनी हो और क्विक मनी हो। तो ट्रीट इट एज अ बिजनेस। ओके, हाँ, ये कोई मनी मेकिंग कोई मशीन नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है कि कोई आपको मिल जाएगा और डॉलर्स की बरसात हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज लाइक बिजनेस। जिस तरह नॉर्मल आप शॉप ओपन करते हैं, रेस्टोरेंट ओपन करते हैं, उसमें टाइम लगता है आपकी क्लाइंटेज बढ़ने में, तो सेम उसी तरह है। डेफिनेटली इसके अंदर अगर आप कंपैरिजन करें, अगर आप जॉब इस वक्त मार्केट में अगर आपको 30,000 इवन 50,000 मिल रही है तो वो इंटरनेट की दुनिया में आपके लिए सिर्फ $250 है। अच्छा, तो आप $250 मेरे ख्याल में उस तक पहुंचना, आई थिंक अगर एक न्यूबी भी हो तो 6 महीने में, 8 महीने में, अगर मैं मोहतात बताऊं तो इतने टाइम में वहां तक पहुंच सकता है। अच्छा, तो इस लिहाज से देखें तो आसान भी है, क्विक भी है। अगर आप वैसे कहें कि बस मैं एंटर हूं और पैसों की बरसात हो जाए तो ऐसा मुमकिन नहीं है। थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ता है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन वो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं तनवीर जिनके थ्रू हम लोग पैसे कमा सकते हैं? क्या कहेंगे? इस वक्त तो ये सैकड़ों फील्ड्स ऐसी हैं जिन स्किल्स को लर्न करके आप इंटरनेट के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। ओके, जिसके अंदर सबसे जो मैं करता हूँ वो डिजिटल मार्केटिंग है। सही। आप किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी बिजनेस की या अपनी सर्विसेज की डिजिटली मार्केट करें उनको। देखिए, टाइम होता था, आपको याद होगा कि अखबारों में इश्तिहार दिए जाते थे। अगर कोई स्कूल ओपन हुआ है या कोई नई शॉप ओपन हुई है, बुटीक ओपन हुआ है, तो घरों में वो पम्फलेट्स होते थे, वो फेंके जाते थे। वो ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग था। अब वो सारा कुछ डिजिटली कन्वर्ट हो चुका है। अब आपको फेसबुक के थ्रू पता चल जाता है कि नई शॉप ओपन हुई है या ये नया रेस्टोरेंट पे ये फलां डिश अच्छी है। इसी तरीके से अगर कोई इंस्टीट्यूट ओपन होता है, स्कूल ओपन होता है, तो सब कुछ डिजिटल हो चुका है। अच्छा, तो सिंपली ट्रेडिशनल मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग का तो सफर है ना, वो ऑनलाइन अर्निंग उसमें इन्वॉल्व। सो ट्रीट इट एज अ बिजनेस, कि जैसे वो बिजनेस होता था उसमें भी डेफिनेटली आपको ये खदशा होता था कि आपका बिजनेस नाकाम भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट उसमें डूब भी सकती है। लेकिन इसके अंदर ये है कि इसमें ऑलमोस्ट खर्चा ना होने के बराबर। अच्छा, सिर्फ आपको इंटरनेट चाहिए, सही, और आपको लैपटॉप चाहिए, दैट्स ऑल। नहीं तो इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। नेग्लिजिबल, मतलब आप किसी भी फील्ड में अंदर चाहें तो 5-10,000 20,000 शायद आपको लग भी जाएं। वो भी डिफरेंट, हम अगर फील्ड्स को एक्सप्लोर करें तो फिर हमें इंडिविजुअल फील्ड के लिहाज से ये देखना पड़ेगा कि किस में कितना पैसा लगता है। अच्छा, लेकिन ना होने के बराबर मैं कहूँगा, मतलब बिल्कुल ना होने के बराबर। मतलब इनिशियली आप अपने कुछ भी सोच के मुताबिक आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो। सिर्फ आपने लर्निंग करनी है, कोई स्किल सीखना है। अब वो स्किल कंटेंट राइटिंग हो सकती है। अच्छा, जो कि खासकर जो स्टूडेंट्स हमारे बच्चे हैं
वो खासकर फीमेल्स की मैं बात करूंगा, अब वो पढ़ के घर बैठ जाती हैं। हाँ जी। उनके लिए आसान नहीं है ना हमारे माशरे में बाहर निकलना, जॉब हंट करना, फिर जॉब पे जाना। तो उनके लिए बेहतरीन क्या है कि वो कंटेंट राइटिंग लर्न करें और उसी को फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर एज अ सर्विस ऑफर करें। कि आप फेसबुक के थ्रू कर सकते हैं, ट्विटर के थ्रू कर सकते हैं, लिंक्डइन बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसी तरीके से फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, अपवर्क है, फाइवर है, जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो वहाँ पे अपनी सर्विसेज ऑफर करके रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से वो लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, जिसके अंदर मैं एक्सपर्ट हूँ एक्चुअली, उनकी सर्विसेज वो लर्न करें, उनकी सर्विसेज वो ऑफर करें और वहाँ से अपना रेवेन्यू जनरेट करें। इसी तरीके से खासकर अगेन मैं खवातीन की बात करूँ, मतलब नेग्लिजिबल एक समझ लें कि वो एक तबका है। तो वहाँ पे वो लोग क्या कर सकते हैं कि एक जगह से जो क्लॉथिंग होती है, सूट्स हैं, वो उनकी तस्वीरें लें, सिर्फ इन्वेंट्री बाय करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। बुटीक को तो अपनी इन्वेंट्री बना के रखनी पड़ती है, सजानी पड़ती है, फिर कस्टमर आते हैं, लेते हैं, तब तक उनका पैसा स्टॉक मतलब वो स्टक हुआ हुआ है। लेकिन इस काम में क्या होता है कि आपने जस्ट किसी से पिक्चर्स ले ली और उनको कहा कि मैं आपकी चीज़ बिकवाने में आपकी हेल्प करूँ, और डिजिटली व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या स्नैपचैट के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, तो उनकी प्रोडक्ट्स को बिकवाया और दरमियान में आप कह सकते हैं कि कमीशन अर्न किया या रीसेलिंग एक तरह से की। तो मतलब टन्स एंड टन्स ऑफ वेज हैं, मतलब हम बैठेंगे तो ये बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी। लेकिन फिर यहाँ पे पूछते हैं एक सवाल, यहाँ पे तनवीर आता है कि हमने स्किल्स सीखने हैं, कहाँ से जाके सीखें? क्योंकि बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं लेकिन अच्छे खासे पैसे भी वो ले रही होती हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते, खासतौर पर जो नौजवान नस्ल है जिन्होंने खुद ही सब कुछ करना होता है, तो फिर उनके लिए क्या करें? अच्छा, एक बात तो मैं एक और मिसकंसेप्शन क्लियर कर दूं कि अच्छे खासे पैसे लेते हैं। जिनका ये ख्याल है ना कि पाकिस्तानी जो मेंटोर्स हैं या कंपनीज अच्छा खासा पैसा लेती हैं, उनको इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाहिए। अच्छा, वहां से पहले देखना चाहिए कि गोरे कितना पैसा लेते हैं उन स्किल्स को सिखाने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे ये सवाल होगा कि जी बैठे हम पाकिस्तान में, आप बात गोरों की कर रहे हैं, तो जब हम उस मार्केट में एंटर हो रहे हैं तो पर फिर हम उसी चीजों की लिहाज से देखेंगे ना चीजों को। तो वो लोग जो $1,000, $2,000, इवन $10,000 जिन चीजों को लेते हैं, वो यहाँ पे मैक्सिमम आपको 30,000, 35,000, जो कि हार्डली $200-250 बनते हैं, तो उनका लेते हैं। और वो भी एक क्वालिटी में इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ। ठीक है। वरना अगर आप पे करने को तैयार नहीं है तो आपको किसने रोका है कि आप जाके मतलब गूगल से चीजों को लर्न करें? यूट्यूब भरा पड़ा है। अच्छा, भरा पड़ा है, मतलब आप किसी स्किल का नाम लें, कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स स्किल का नाम लें और YouTube पे उसके आपको ट्यूटोरियल्स, हाउ टूज, गाइड्स सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये हमारी यूथ का ना एक चोर दरवाजा ढूंढते हैं ताकि हम पे बात ना आए और हम अपना मलबा किसी और पे गिरा सकें। कभी वो कहेंगे जी हमारे पास इंटरनेट नहीं चल रहा, कभी कहेंगे मैं देहात में बैठा हूँ इसलिए मैं काम नहीं कर पाया, कभी कहेंगे यार मेरे पास डिग्री होती ना फिर मैं पता नहीं ये कर देता और वो कर देता, कभी कहते हैं यार मेरे पास पैसे होते फलां टीचर को देने के लिए, ना दें भाई, किसने कहा है? YouTube पे जाएं, लर्न करें और प्रैक्टिस करें। देखें टीचर क्या करता है, टीचर जो काम आपने सेल्फ एक्सप्लोरेशन के थ्रू 2 साल में करना है, वो टीचर अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको वो 6 महीने में करा देगा। बिल्कुल ऐसे, इतना सा डिफरेंस क्रिएट करेगा। उसने कोई आपकी जगह पे बैठ के काम नहीं करना, तो उसने जो चीज वो एक्सपीरियंस कर चुका है कि यार ये वाला काम मैंने ट्राई करके देखा था, ये वाला काम नहीं करना। अब जो स्टूडेंट है वो खुद वो काम करके देखता और फिर उसकी कंक्लूजन ये होती कि यार ये काम नहीं करना था, मेरा इस पे टाइम, पैसा, एनर्जी लगा, टीचर ने उसको उस रास्ते से बचा दिया। इतना सा रोल होता है टीचर का। इससे ज्यादा समझना भी नहीं चाहिए कि शायद वो उसके ब्याह पे बैठेगा, उसके ब्याह पे कमाएगा, पैसे कमा के शायद उसको देगा, उसको दे देगा। एग्जैक्टली, ऐसा कोई ये चीज नहीं हो सकती। मैं आपसे जानना चाहूंगी आपकी स्टोरी तनवीर के, आप कब से ये डिजिटल दौर में शामिल हुए, इससे पैसा कमा रहे हैं और जैसे आपने एक अब माशाल्लाह एक अच्छा स्टार्टअप भी रन कर रहे हैं, कब से स्टार्ट किया आपने ये? स्टोरी बहुत लंबी है, आई डोंट नो, हमारे पास टाइम इतना है। 2006 में मतलब जो कंप्यूटर के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हो चुका था, तो वहाँ से मैंने अब ये सोच लिया था, जो उससे पहले मैं आपको बताऊँ FSC में मुझे केमिस्ट्री ऑप्ट कर ली। अच्छा। और केमिस्ट्री का मुझे कक समझ नहीं आती थी। सही। फर्स्ट ईयर में छोड़ दिया, सेकंड ईयर में दूंगा, सेकंड ईयर में छोड़ दिया, सप्ली में दूंगा, सप्ली में भी नहीं कर सका, एक एक्स्ट्रा मुझे साल लगाना पड़ा। अच्छा, जब मैं ये 3 साल लगा चुका था ना, तो उस वक्त तक मैं कुछ सीख चुका था कि यार देखो काम वो करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अच्छा। जो करने में आपको मजा आए। हाँ। तो केमिस्ट्री मेरे लिए नहीं है तो उसका मैं अटेम्प्ट ही नहीं करता था। ऐसा नहीं कि मैं फेल हो जाता था, अटेम्प्ट करने का दिल नहीं करता था।
तो अब मैंने देखा कि यार कंप्यूटर का दौर है और आगे इंटरनेट जिस तेजी के साथ पेनिट्रेट कर रहा है, फ्यूचर इसी का है। सो मैंने 4C कर लिया था अपना फ्यूचर। ठीक है। तो उसके बाद बस फिर मैंने किसी से मशवरा नहीं किया, किसी से कोई करियर काउंसलिंग नहीं की, बस गया मैं और हमारे मुल्तान में बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे एडमिशन ले लिया। और 2 फॉर्म्स वो देते थे कि एक आप एक कोर्स के लिए कर लें, दूसरा दूसरे के लिए। तो मैंने कश्तियाँ ऐसी जलाई कि मैंने दूसरा फॉर्म यूज ही नहीं किया। अच्छा, ठीक मैंने है। एक ही जगह गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ठीक में, है। वही फॉर्म फिल किया और उसी में अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन हो गया। अच्छा। तो वो समझ लें कि आप टर्निंग पॉइंट आप मेरी लाइफ का कह सकती हैं कि वहाँ से मुझे फिर गूगल की प्रोडक्ट है, गूगल एडसेंस, ब्लॉगिंग, वर्डप्रेस, यूट्यूब, इन चीज़ों का पता लगा, इंटरेस्ट डेवलप हुआ और वहाँ से बस एक ना रुकने वाला सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हुआ। तो फिर आपने कब सोचा कि आपने ये जो आई स्किल्स के नाम से ये स्टार्टअप बनाना है और actually मैं नौजवान नस्ल को भी सिखाना है? 2015 तक ना मैं हाँ। बिल्कुल आइसोलेट रहता था, मतलब घर में एक कोने में पड़े रहना है और काम 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 काम, बस पैसा पैसा पैसा, इसके अलावा कुछ सोचा नहीं था। तो 2015 मैंने सोचा कि यार देखो बाहर भी दुनिया है, अब टाइम आ गया कि मेरे पास 6, 7, 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो मुझे लोगों को भी पे बैक करना चाहिए, थोड़ा उनको भी अपने साथ एंगेज करना चाहिए। तो देन मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। ओके। एजुकेशन यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया, लाहौर कैंपस जो है अपना मुल्तान कैंपस लाहौर यूनिवर्सिटी का। फिर BZU में पढ़ाना स्टार्ट किया, वहाँ पे स्टूडेंट्स को बताया कि यार इस तरफ भी आओ, और वो बिल्कुल मैंने देखा कि ब्लैंक है ना, मतलब IT में ग्रेजुएशन करने के बाद स्टिल वो हंट कर रहे हैं, जब करना क्या है। ये बहुत बड़ा मसला है हमारी यूथ का, बिल्कुल ऐसा ही है, कि वो बस क्ल्यूलेस होते हैं, किसी डिग्री को चूज कर लेते हैं, क्यों चूज करते हैं ये उन्हें नहीं पता होता। हाँ। तो बस उनको फिर गाइड किया, उनमें से कुछ बच्चे साथ मिलाए, उनमें से जो समझ लें फीडबैक है वो बहुत अच्छा है। अच्छा, ठीक है। उनमें से कुछ लोग 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए कमाने लग गए। मैंने कहा यार मैं इतना पे बैक कम्युनिटी को कर सकता हूँ। तो देन 2017 में आके मैंने प्रॉपर ये एज एन इंस्टीट्यूट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट लॉन्च किया, जिसकी फिजिकल उस वक्त एग्जिस्टेंस नहीं थी। ठीक है। तो 2017 में शुरू होने वाला जो जर्नी था आई स्किल्स का, वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जारी और सारी है। और उस वजह से कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह प्राइड ऑफ पाकिस्तान भी मिला इस दफा 23 मार्च को। तो कितने बच्चे अभी तक आपके इंस्टीट्यूट से सीख चुके हैं? मोर देन 5000। अगर इनडायरेक्ट देखेंगे तो वो तो फिर शायद 10-15-20 हज़ार से ज्यादा हो, लेकिन जो डायरेक्ट हैं वो 5000 से। तो कौन कौन से स्किल्स आप सिखाते हैं उन्हें वहाँ पे? हम उनको देखें डिजिटल मार्केटिंग, अच्छा, हम उनको कंटेंट राइटिंग, हम उनको फ्रीलांसिंग, ओके, उसके साथ साथ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ब्रॉडर आप टर्म ले सकती हैं। अच्छा। इसके अंदर फर्दर मतलब डजन्स ऑफ स्किल्स हैं। किसी एक स्किल को भी पकड़ के माशाल्लाह वो बच्चा जो है ना मिलियनियर बन सकता है। तो वो सिखाते हैं। फिर उसके अंदर जितनी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, इवन पेड मार्केटिंग है उसका भी टच देते हैं। फिर लोकल बिजनेसेस, ये लोकल लिस्टिंग जो होती है, लेट्स सपोज आप अक्सर करते होंगे पिज्जा नियर मी, या इस तरह की जो लिस्टिंग है वो रैंक कैसे करनी है गूगल में, हाँ। तो वो हम सिखाते हैं। तो इसके अलावा जितनी भी इससे जुड़ी हुई स्किल्स हैं, मतलब वो दर्जनों हैं, वो सारा कुछ हम आप सिखा रहे होते हैं नौजवान। मतलब 6 मंथ की ड्यूरेशन के अंदर। अच्छा, 6 मंथ का एक कोर्स होता है आपका, ठीक है। लेकिन अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं तनवीर, लेकिन एक पेपॉल का बहुत बड़ा मसला है। लोग ख़ास तौर पर जो एंटरप्रेन्योर हैं वो ये शिकायत करते हैं कि पेपॉल नहीं है, हमें पेमेंट का बड़ा मसला होता है। तो आपको लगता है कि अब आने वाले दिनों में या आने वाले फ्यूचर में इसका मसला हल होगा? देखें, पेपैल का मसला गवर्नमेंट लेवल का मसला, मतलब उसमें एक्चुअली हमारी कम्युनिटी अगर कुछ कर सकती होती तो शायद हम लोग कर चुके होते। तो वो गवर्नमेंट को पॉलिसीज लेवल पे इन चीज़ों को सोचने की, इन चीज़ों को एड्रेस करने की जरूरत है। और उसमें जो क्या उसकी वजह से तो कोई मसला तो नहीं होता ना लोगों को? होता तो है, अब मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं होता, डेफिनेटली होता है, लेकिन उसको हम डिफरेंट तरीकों से मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, मतलब हम अब तो ये है कि अब USA में कंपनी रजिस्टर कर लें, UK में कंपनी रजिस्टर कर लें, अब यहाँ बैठे हैं, अभी कंपनी वहाँ रजिस्टर है, डॉक्यूमेंटेशन सारी वहाँ की यूज हो रही है, वहाँ का ही पेपैल यूज करके और हम उसके जरिए जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे मंगवा रहे हैं। तो डेफिनेटली देयर आर वेज, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे होता तो वो एक डायरेक्ट वे होना भी बहुत जरूरी है, समझने की आसानी हो जाती। ठीक है जी, हमारे साथ एंटरप्रेन्योर और ट्रेनर आई स्किल्स के फाउंडर मौजूद थे, तनवीर नाटला इनका नाम है। और तनवीर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं और डिजिटल दौर के हवाले से जनाब हम बात कर रहे हैं कि इससे हमें कोप अप करने के लिए कौन कौन से स्किल्स की ज़रूरत है, कौन कौन सी चीज़ें हम सीख सकते हैं ताकि आने वाले दिनों में हम अपना सेटअप तैयार कर सकें और
पैसे कमा सके, थोड़े वक्त में ज़्यादा पैसे कमा सके। लेकिन फिर भी जनाब मेहनत करने की ज़रूरत होती है हमें, किसी भी हम बिजनेस को स्टार्ट करें। अब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात हो जाए मुल्क में जारी आईनी बहरान के हवाले से, जो हर आने वाले दिन के साथ संगीन होता जा रहा है। गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहर्रिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस पर बड़ा फैसला सामने आया, जिसमें पीटीआई के 25 मुनहर्रिफ अरकान को डी-सीट कर दिया गया और पीटीआई के 25 अरकान ने हमजा शहबाज को वोट दिया था। डी-सीट अरकान में बताया जा रहा है मलिक नुमान लंगड़ियाल थे, असद खोखर, मोहम्मद अजमल चीमा, अब्दुल अलीम खान का नाम भी शामिल है। और इस फैसले ने पंजाब की सियासत में एक नई हलचल मचा दी है। सबकी नजरें एक सवाल की मुतलाशी हैं कि पंजाब की सियासत का अब मुस्तकबिल क्या होगा। दूसरी जानिब हम देखें तो चौधरी परवेज इलाही ने हमजा शहबाज का बतौर वजीर आला इंतखाब चैलेंज कर दिया है और स्पीकर पंजाब असेंबली की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त भी दायर की गई है, जिसे समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया है। सियासी जमातों की बात अगर की जाए तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मिसाक जमहूरियत पर अमल दरामद का फैसला सामने आया है, तो मिसाक जमहूरियत पर दीगर जमातों को भी एतमाद में लिया जाएगा। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही कह रही है कि उन्हें फौरन इंतखाबात के अलावा कोई ऑप्शन काबिल कबूल नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या पोजीशन रहने वाली है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अखलाक अहमद बाजवा साहब हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं लाहौर न्यूज़ के। अखलाक साहब खुश आमदीद आपको जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया मुनीबा, आपका अल्लाह का करम है। क्या खबरें लेकर आए हैं आप? ये जो गैर यकीनी सूरत हाल बनी हुई है पंजाब की, 2 माह होने को है, लेकिन हर आने वाले दिन के साथ ये बढ़ती ही जा रही है। तो इलेक्शन कमीशन का जो कल फैसला आया अखलाक साहब, इसके बाद क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? अच्छा मुनीबा, कल जो फैसला है ना, उसने पाकिस्तान की तारीख, जो सियासी तारीख है, उसको बिल्कुल पलट के रख दिया है। ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए एक माइलस्टोन की हैसियत रखता है ये फैसला, और इलेक्शन कमीशन का फैसला ये बहुत जबरदस्त है। इससे जमहूरियत मजबूत होगी, जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मजबूत होंगी, और ये फैसला जो है वो तारीखी हैसियत रखता है। इससे पाकिस्तान में जो लोटा क्रेसी है, उसका बाप जो है वो हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। और मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को इसकी जितनी भी दाद दी जाए वो कम है, और इसको पॉलिटिकल जमातों को भी इसको तस्लीम करना चाहिए, ठीक है कि नहीं। उन्होंने जो 25 जो मुनर्रफ अरकान है, उन्होंने वाकई में हमजा शहबाज को वोट दिया था आर्टिकल 63 के तहत। आर्टिकल 63 यही कहता है कि अगर आप अपनी पार्टी पॉलिसी से हटकर वोट देते हैं तो आप डी-सीट होंगे। सही। तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन का फैसला बड़ा खुशाइंद है, और ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए एक माइलस्टोन की हैसियत रखता है मेरी नज़र में। जहाँ तक अब बात आप कर रही हैं आईनी बहरान की, तो आईनी बहरान जो है वो दिन ब दिन मजीद गहरा होता जाएगा। ये आईनी बहरान एकदम से हटेगा नहीं, इसको टाइम लगेगा। और इस हवाले से जो अगर हम बात करें इस मौजूदा सिनेरियो में, तो उसमें दोनों जमातों के लिए ना इस वक्त कोई अच्छी खबरें नहीं है। ना तो हुकूमत के लिए अच्छी खबर है, तो ना ही अपोजिशन के लिए अच्छी खबर है। अगर देखा जाए तो इस वक्त हमजा शहबाज शरीफ के पास जो वोटों की तादाद बनती है वो कुछ इस तरह से बन जाती है कि इस वक्त उनके पास जो है 165 अरकान है मुस्लिम लीग नून के पास। अगर साथ इसमें ऐड कर दीजिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जो कि वो उनकी थादी है, और एक राय हक पार्टी का, वो भी उनके थादी है, और 4 जो वो आज़ाद अरकान है उनको शामिल कर लिया जाए, तो ये तादाद जो है ये तकरीबन 177 के करीब बनती है। अच्छा, ठीक है। मतलब ये जो 25 मुनहरिफ अरकान, इनको निकाल के भी नहीं, इनको निकाल के भी फिर भी उनके पास 176 या 177 बनते हैं। उसमें से जो गोल्डन फिगर है वज़ीर आला के इंतखाब जीतने के लिए, वज़ीर आला बनने के लिए, वो 186 है, ठीक है। और ये दोनों जमातों के पास नहीं। अच्छा। यानी कि ईवान में किसी के पास भी जो है इतने वोट ही नहीं है। अच्छा, ठीक है। अब आ जाती है सिचुएशन ये कि अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें और उसकी जो इत्तेहादी है मुस्लिम लीग काफ की, उनके वोटों की बात करें, तो इस वक्त उनके पास अगर हम 183 उनके कुल मेंबरान थे,
25 उसमें से माइनस कर दें तो ये हाँ तकरीबन बन जाते हैं 158। अगर ये एक बड़ा इसमें ना एक बारीक नुक्ता है सही कि जो डिप्टी स्पीकर हैं जी सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी साहब, वो इस सारी सिनेरियो में ना मुझे उनकी अहमियत जो है ना वो बहुत कलीदी तौर पर नजर आ रही है। उसकी वजह ये है मुनीबा कि जो सिचुएशन बनती है नंबर्स गेम की तो वो बड़ी अहम है, अहम किरदार अदा तो उसमें 158 के करीब जो है ना वो तहरीक इंसाफ के बनते डिप्टी स्पीकर जो है वो चेयर करेंगे इजलास को। ओके, तो वो तो वोट कास्ट करने से रहे, बिल्कुल। एक तो फिर ये माइनस हो गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुकसान हुआ, तो उससे ये हुआ 157 इनकी तादाद बनती है। अगर उसमें ऐड कर ले हम 10 मुसल्लिक काफ के तो ये टोटल तादाद जो है वो 167 के करीब बनती है। अच्छा, या 167 बनती है क्योंकि दोस्त मोहम्मद मजारी साहब का वोट अलहदा कर निकाल दे। उसमें दूसरी जानब हम आ जाते हैं अब जो कहा जा रहा है कि जी वो 25 तो नाहल हो गए, 25 में से 5 अरकान जो हैं वो मखसूस नशिस्तों पर थे जिसमें 3 खवातीन हैं, 2 मर्द हजरात थे जो मिनॉरिटी से तल्लुक़ रखते थे। अगर वो 5 के 5 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएं उसके हवाले से भी ना कोई थोड़ी बहुत जो कानूनी पहलू अभी रहते हैं कि वो गौर किया जाएगा। हाँ सही, वो अगर 5 मिल भी जाएं सही तो ये तादाद बन जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 172 और मुसल्लिक काफ की मिला के ना अगर 5 ये मैं मिल जाते हैं अगर इन केस ठीक है। ये सारी बातें मफरूजों पे हो रही है, ये ज़हन में रखना। हाँ एग्जैक्टली, ये कोई कंफर्म चीजें नहीं है, हम सिर्फ बता रहे हैं कैसा हो सकता है। तो ये सिचुएशन बन जाएगी बड़ी ही दिलचस्प। अब दूसरी तरफ आ जाए मुसल्लिक नून की जानिब और मुसल्लिक नून के इत्तेहाद की जानिब, उनमें भी 5 मुनहरफ अरकान मौजूद हैं। सही है, ठीक है, जिसमें उज़मा कादरी हैं, वो बाहर चली गई थी, उन पर मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि उन्होंने शायद पैसे लेके वो बाहर चली गई हैं, तो लिहाजा उन्होंने वाकई हमजा शहबाज को वोट नहीं दिया था। और 4 पहले इनके 5 अरकान थे, अगर खतून को मिला लें तो 6। एक इनके जो अजहर अब्बास चांडिया हैं वो वापस आ गए थे और उन्होंने हमजा शहबाज शरीफ को वोट दिया था। तो इस तरीके से ये 5 मुनर्रफ अरकान बनते हैं। अब सिचुएशन ये है, कहा यह जा रहा है मुसल्लिक नून के सोर्सेज के मुताबिक कि उज़मा कादरी जो हैं वो इस मरतबा हमजा शहबाज शरीफ को वोट देंगी, तो पीछे बच जाते हैं 4। अगर हम इसको 5 को ही रख लेते हैं, अगर 5 माइनस करते हैं, हम 5 मुनर्रफ अरकान माइनस करते हैं तो यहीं से अखलाक साहब यहीं से स्टार्ट करेंगे। हमें अभी ज्वाइन किया है काजी सईद साहब है, सीनियर तजियाकार है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये जो गैर यकीनी सूरत हाल बनी हुई है पिछले 2 महीने से पंजाब की कन्फ्यूजन क्रिएट होती जा रही है और कल जैसे इलेक्शन कमीशन का भी फैसला आया है 25 मुनहरिफ अरकान को डी-सीट कर दिया गया है, इसके बाद आपको क्या लगता है क्या सिचुएशन बनने वाली है, पंजाब का मुस्तकबिल क्या होने वाला है? देखें, स्टेबिलिटी तो एक लंबे पीरियड के लिए मुझे नजर नहीं आती। अच्छा। क्योंकि एक तरफ तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है इसकी तय में, और दूसरा ये कि जो अब इस पे जो जाहिर है एक लीगल बैटल शुरू होगी। अब लीगल बैटल में जो है वो अब उसमें बड़ा कंफ्यूजन है कि जी टोटल नंबर जो हैं उनका आपने जो है उससे बनना है या जो एग्जिस्टिंग नंबर जो हैं उनमें आपको मेजॉरिटी चाहिए। लेकिन बहरहाल एक बात तो ये कि जो एक्शन था उसको तो इलीगल सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया उस इलेक्शन को, तो इसका मतलब ये है कि लीगली अभी वो फार्मली तो बैठे हुए हैं लेकिन लीगली जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में वो उस दिन इलेक्ट नहीं हुए थे। तो इस एतबार से उनके तमाम जो इस दौरान में अहम बुनियादी फैसले जो उन्होंने या किए हैं या डायरेक्शन दिए हैं वो तो रोल बैक हो जाएंगे। अच्छा। अब आगे क्या होता है, आगे एक इंस्टेबिलिटी का पीरियड जो है वो कंटिन्यू करेगा और जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से हमें इशारे मिल रहे हैं दे वुड लाइक टू क्लिंग टू पावर एट एवरी कास्ट। तो इसलिए मुझे कोई स्टेबिलिटी आने वाले पीरियड में मुल्क में या पंजाब में कहीं भी नजर नहीं आ रही है। ये जो आईनी बहरान है इसका मतलब ये बढ़ता जाएगा फिर सर? देखें, ये आईनी बुरान अभी आपको पता है बड़ी चीजें स्टेक्स पे हैं। कल खान साहब ने नहीं दी डेट, 3 दिन का डिले कर दिया है। उम्मीद ये है कि बैकडोर जो राब्ते हो रहे हैं उसमें जो है कुछ इश्यूज हैं कि जी प्रोविंसेस में
इलेक्शन बाद में करवाए जाएं या पहले करवाए जाएं। इट्स गोइंग ऑन बैटल। तो स्टेबिलिटी वाला तो कोई काम नहीं है, दुनिया पूरी इनस्टेबल है और बुनियादी तौर पर इसकी तय में इकोनॉमिक क्राइसिस है। जब तक वो हल नहीं होता पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। जी, लेकिन आपको लगता है सर अर्ली इलेक्शंस हो सकते हैं, इसकी कॉल आ सकती है? देखें, कॉल आ सकती है, पॉसिबिलिटी मौजूद है, लेकिन सवाल ये है जो कोई नहीं उठा रहा कि भाई इन अर्ली इलेक्शन से क्या सॉल्व होना है। बुनियादी तौर पर तो इस वक्त सबको बैठ के ये सोचना चाहिए कि हम डेट ट्रैप से कैसे निकलें। हाँ जी। ये जो हमारी डॉलर जो है वो स्लाइड कर रहा है और हमारे जो एक इकोनॉमिक खाई में हम गिर रहे हैं, क्या इस पर बैठ के ये इन्होंने किया है और वो अच्छा है मैं जो इन्होंने इम्पोर्ट पर, लेकिन वो भी कॉस्मेटिक है। इट्स टू लेट एंड टू लिटिल। बहुत कुछ करना है हमें, अपनी असल काम वो है। इधर पंजाब में कौन हमारे ऊपर हुकूमत करता है या कौन नहीं करता, वो हमारे साथ तो हमेशा एक जैसी होती है। उस पर आवाम की नुक्ता नजर से उसकी कोई अहमियत नहीं है। अवामी नुक्ता नजर से अहमियत ये है कि रोजगार बढ़ेगा, डॉलर स्टेबल होगा, कीमतें नीचे आएंगी। उस पर कोई सब्सटेंशियल काम ही नहीं हो रहा। हर कोई अपनी अपनी जान बचाने के चक्कर में है, कोई अपने केस बंद कराने के चक्कर में है। तो आई थिंक वी आर इन अ स्टेट ऑफ टर्माइल एंड इट्स अ वेरी सॉरी सिचुएशन। जी बिल्कुल ऐसे ही है। काजी सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया, सीनियर एनालिस्ट थे, कि आपने अपना मौक़िफ़ पेश किया। और जैसे काजी साहब ने कहा कि मुझे कोई लग नहीं रहा, अंदेशा नहीं लग रहा, अगर अर्ली इलेक्शंस हो भी जाते हैं अजवा साहब तो कोई फ़ायदा होगा उसका कि नहीं होगा, क्या लगता है आपको? मुनीबा, इस वक्त पाकिस्तान बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है। बिल्कुल, तो इस वक्त जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें इलेक्शन का मतलब ये है कि हम खुदा न खास्ता बहुत बुरे हालात में चले जाएंगे। हम पर कोई इतबार नहीं करेगा। जो हमें जो इस वक्त जो रकम चाहिए वो आलमी मालियाती जो इदारे हैं वो कभी भी नहीं देंगे। वो निगरान सेटअप को नहीं देंगे। अब जितनी भी बातें ये हो रही है ना, ये सारी लोग अपनी तरफ से ये बातें कर रहे हैं। आया क्या जो इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, वो मुझे नहीं लगता कि अर्ली इलेक्शन जो है वो हो जाए, हो सकते हैं। अच्छा। नहीं हो सकते। अगर कोई चाहे भी तो नहीं हो सकते। सही। कम अज कम जो पहली बात तो ये इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह तौर पर कहा हुआ, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपना जवाब जमा करवाया था, आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें कम से कम 7 माह चाहिए, वक्त लगेगा। तो इस हवाले से जो है उससे अगर हम बहुत अर्ली भी चले जाए, 4 माह और 4 और 3 7 माह फिर भी हमें चाहिए। हाँ। ठीक है कि और ये जहाँ तक ये बातें कि अर्ली इलेक्शन का मतलब ये होगा कि हम खुदा ना खासा पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ जाने ले जाएंगे। तो इसलिए ये काजी साहब ने बड़ा अच्छा कहा था कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको आपस में बैठना चाहिए। और इस वक्त वो एक तहरीक इंसाफ तो मुतालबा ये कर रही है कि फौरी इलेक्शन कराए जाएं, इंतखाबात कराए जाएं। मुनीबा, हो नहीं सकेंगे। ये मुतालबा उनका माना नहीं जाएगा। अच्छा। और आपने देखा होगा कि खान साहब ने जो ऐलान नहीं किया, तारीख नहीं दी, उस हवाले से भी बड़ी चाय मुगैया हो रही हैं। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जो है इसके मतलब निकाल रहे हैं। तो उस हवाले से एक काफ़ी ज़्यादा ये चल रहा है कि शायद हो सकता है खान साहब इस वक्त जो है वो ऐलान जो है वो ना करें लॉन्ग मार्च का। तो उनको काजी साहब ने भी कहा बैकडोर को चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। हमेशा बैकडोर में चलते रहते हैं, रास्ते जो होते हैं वो सरप्राइजेस पहले भी हमने बड़े देखे हैं। हाँ। तो अगर जो इस वक्त जो सूरत हाल पंजाब की जा रही है, तो मुनीबा ये सारी मफरूजों पर बातें हैं। अच्छा। आप देखें कि आइन में ये दर्ज है कि अगर जब अब ये सिचुएशन चल रही है उसमें गवर्नर पंजाब का रोल बड़ा अहम था। इस वक्त गवर्नर पंजाब है ही नहीं। तो जिसने गवर्नर पंजाब ही वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ को ये कह सकते थे कि जी आप एतमाद का बोर्ड लें मौजूदा सिनेरियो में, तो गवर्नर तो मौजूद नहीं। तो आइन के तहत तो गवर्नर ने कहना, तो गवर्नर तो मौजूद नहीं। तो इस तरह हमजा शहबाज जो है वो महफूज हाथों में है। और हाँ, जहाँ तक बात है वो अगर हमजा शहबाज चाहें भी, ठीक है। अखलाक साहब, पीटीआई का भी मौक़िफ़ ले लेते हैं। सदाकत अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, रहनुमा पीटीआई हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि हमें आपने ज्वाइन किया है। सर बताइएगा, इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला आ चुका है, जो 25 मुनहरिफ अरकान थे पीटीआई के उनको डी-सीट कर दिया गया है। अब आपको क्या लगता है आगे की सियासत और पंजाब का जो मुस्तकबिल है वो क्या होने वाला है? देखें, एक तो पहली बात ये कि आगे की सियासत का आपका सवाल है, तो ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए, जमहूरियत के लिए बहुत ही अच्छा एक नेक शगुन है। जी जी। यहाँ लोग वोट लेते थे किसी एक पार्टी से और बाद में किसी लालच में, किसी मनफियत में या कोई और
चीज करके तो वो पार्टी के साथ दगा करते थे। अवाम को वो किसी एक पार्टी का नाम लेके वोट देते थे, उसे अवाम के वोट को किसी और मनफियत से बेचते थे। और इससे पाकिस्तान की जो हालिया तारीख है 25-30 साल में बड़ी दफा जो है ना सियासत में अदम इस्तेकाम आया और पार्लियामेंट में भी हालात खराब हुए और हुकूमतें भी अनस्टेबल हुई। और पाकिस्तान के जिस तरह के हालात हैं, मुआशी हालात है, पाकिस्तान को फौर एक सियासी इस्तेकाम चाहिए ताकि मुआशी इस्तेकाम आए। तो ये बहुत ही तारीखी फैसला है, नंबर 1। नंबर 2, हम उन लोगों के हलकों में फिर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अवाम इस तरह रिएक्ट कर रही है उनके खिलाफ कि उन्होंने उनसे दगा किया। अब अगली बात यह है कि हुकूमत पंजाब की वैसे ही वो झूठ पे मबनी थी और एक लोटों की बुनियाद पे खड़ी थी। और आज 25 अरकान उनके चले गए, 5 दोबारा पीटीआई के वापस आ जाएंगे। क्योंकि जो रिजर्व सीट पे आए हुए हैं वो कानून ये है कि अगर रिजर्व सीट पे एक आदमी डिस्क्वालीफाई करता है तो अगला बंदा, आज तक 3 हमारे पास खवातीन हैं, 2 माइनॉरिटीज के लोग हैं, तो 5 बंदे हमारे बढ़ जाएंगे, उनके 20 कम हो जाएंगे, तो ये 30 का फर्क आ जाएगा। तो हमजा शहबाज उनको 5 को अगर मिला के भी आपके फिर कितने अरकान पूरे हो रहे हैं? देखिए ना, हमारे जो उनका टोटल है उसमें से 30 माइनस होंगे, 25 माइनस होंगे और हमारे में 5 ऐड होंगे। तो हम उनसे तकरीबन 5-6 सीटें ज्यादा हैं, नंबर 1। नंबर 2, नून लीग तो दावा कर रही है ये 25 निकाल के भी उनके ज्यादा है। अभी 4 लोग नून लीग से डिफेक्ट भी कर रहे हैं, ये भी आपको बताऊं, जो 4 लोग नून लीग को छोड़ के उसको वोट नहीं दे रहे। तो इस तरह ये जो नंबर है, पहली बात तो ये है कि वैसे ही ये इखलाकी तौर पे इनका जवाब नहीं बनता कि आप दूसरी पार्टियों के बंदे खरीद के आप वो यहाँ पे इख्तियार में बैठे हुए, और ना हमजा शहबाज के पास कैबिनेट है, ना उसके पास और दूसरी बात ये चले, अगर इनके पास कुछ है भी, मरकज में इनके पास हुकूमत है, आप मुझे बता दें 1.5 महीनों में इन्होंने कौन सा फैसला किया है? ये तो बड़े शहबाज स्पीड के नाम से मशहूर थे, एक फैसला इनसे होता नहीं, ये तो वोट को इज्जत देने वाले थे। आज ये मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि तेल बढ़ाने का फैसला आप करें। तो जिस हुकूमत में इतनी जरूरत नहीं है कि वो पेट्रोल की कीमतें एडजस्ट कर सके, जिस हुकूमत में इतनी जरूरत नहीं है कि वो कोई मुआशी फैसला कर सके, कोई सियासी फैसला लेकिन कर सके। सर नून लीग तो कह रही है जी पीटीआई ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, कुछ नहीं छोड़ के गए हैं। देखें, अभी भी इनके दौर में इन्होंने वो इकोनॉमिक एडवाइजर निकाल दिया, उसने कहा कि मुल्क की जो ग्रोथ थी, जो शरह नमू थी, वो 6% है। आपको पता है, आपने मैंने पिछले 3 साल 4 साल इनकी बातें सुनी कि 5 शहरिया 8 पे छोड़ के गए थे। आज हम 6 पे छोड़ के जा रहे हैं और 2 बदस्तूर रेगुलर सालों में कंटिन्यूसली ये 5 शहरिया 7 और 6% ग्रोथ है कोरोना के बावजूद। और उसके अलावा रिजर्व आप देख लें, आप एक्सपोर्ट देख लें, आप मुल्क के जो ओवरऑल टैक्स रेवेन्यूज है वो देख लें, आप बूम देख लें, जो 5 आपकी टॉप की फसलें आई हैं वो देख लें, टेक्सटाइल का सेक्टर बूम कर रहे हैं। तो ये सारी बातें आपको किसने कहा था कि आप साजिश करके हुकूमत लें, अगर आपसे चलनी नहीं थी? आज महंगाई डबल हो गई, आज डॉलर 204-5 रुपए का बिक रहा है। तो मुझे एक बता दें को मुआशी अचीवमेंट इनकी हो, इसका मतलब ये कि एक हंसता खेलता चलता मुल्क जो है उसको इन्होंने साजिश के जरिए लिया और आज डुबो दिया, और ये इनके लिए सजा है। एक तो ये हुकूमत भी इनसे नहीं चली, साजिश भी एक्सपोज हुई, लोग भी इनके खिलाफ हुए, और ये एक्सपोज भी हो गए 1.5 महीने में। ये बिल्कुल नाअहल भी हैं, ये करप्ट भी हैं, और ये बैरूनी सर आप लोग यही चाह रहे हैं कि अर्ली इलेक्शंस हो जाए? देखिए ना, इस मुल्क में अगर इकोनॉमिक मुआशी स्टेबिलिटी लानी है तो उसके लिए आपको सियासी स्टेबिलिटी चाहिए। ये हुकूमत जो है इसको फैसले करने के लिए लंदन जाना पड़ता है, लंदन वाले कुछ और कह रहे हैं, पाकिस्तान वाले कुछ और कह रहे हैं, तो कैसे इस मुल्क आगे चलेगा? उसके लिए एक ही बात है, अवाम पाकिस्तान के पास जाया जाए, और जमहूरियत में ये बेस्ट होता है कि अवाम फैसला करें। हमें तो यकीन है कि अवाम 2/3 से पीटीआई को मुंतखब करेंगे, फिर हम फैसले करेंगे। अगर इनको वोट देते हैं तो ये फैसले करें। आज ये फैसला इसलिए नहीं कर रहे कि इनको फैसले में सियासत नजर आ रही है। जब इमरान खान मुआशी फैसले कर रहे थे तो कहते हैं ये महंगाई से इन्होंने गरीबों को मार दिया। तो आज महंगाई से बचाए ना, आपके पास क्या गिद्दर सिंगी, आपके पास तो 30 साल का तजर्बा था। तो बहरहाल ये सारी बातें आज दे आर एक्सपोज।
तो हम समझते हैं कि एक ही हल है, फिर मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेके जाएं और इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी वो अपने फैसले खुद करेगी, वो अपने फैसले करेगी और अवाम के बारे में सोचा जाएगा। ठीक है, सदाकत अली साहब, सदाकत तबाची साहब हमारे साथ मौजूद थे, रहनुमा PTI। सर बहुत शुक्रिया कि आपने अपना मौक़िफ़ पेश किया। और सीनियर रिपोर्टर लाहौर न्यूज़ अखलाक अहमद बाजवा साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। बाजवा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप भी यहाँ पर आए। और पॉलिटिकल सिनेरियो पे जनाब हम बात कर रहे थे कि ये जो अदम इस्तेहकाम बढ़ता जा रहा है इसको किस तरह हल किया जा सकता है। यहाँ पे एक ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात हो जाए हमारी यानी कि ख़वातीन के हवाले से। तो जैसे कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैं बात कर रही थी स्टार्टअप्स, फ्रीलांसिंग और ई-कॉमर्स के हवाले से, तो ये स्टार्टअप का दौर है और नौजवान मुनफरिद आइडियाज़ के साथ स्टार्टअप अपना शुरू भी कर रहे हैं। और ख़वातीन अगर देखा जाए तो बाकी शोबा है ज़िंदगी की तरह इस फील्ड में भी मर्दों के शाना बशाना है और अपने स्टार्टअप्स का आगाज़ कर रही हैं, स्टार्ट कर रही हैं। और ख़ास तौर पर कोरोना वबा के दौरान हमने देखा कि ख़वातीन की एक बड़ी तादाद जो ऑनलाइन बिजनेसेस पर आई है उस पर उन्होंने शुरू किया है। और मैं पहले भी कहती हूँ जनाब कि दुनिया का सबसे बड़ी अयाशी वो है जब आपका पैशन जो है आपका प्रोफेशन बन जाता है। और अपने इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात पाकिस्तान की उन बाहिम्मत ख़वातीन से कराते हैं जो कोई ना कोई नुमाया काम सर अंजाम दे रही होती हैं। तो आज भी मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी ही बासलाहियत मेहमान से करवाने जा रही हूँ जो एक नाश्ते वाले के नाम से स्टार्टअप उन्होंने रन किया, जो शहरियों को उनकी पसंद का नाश्ता जो है उनकी दहलीज पर मुहैया करती हैं। और उसके साथ साथ मजीद भी बहुत से आइडियाज़ हैं जिन पर वो ख़ासतौर पर ख़वातीन के लिए काम भी कर रही हैं। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं सैयदा निदा जाफरी हैं, एंटरप्रेन्योर है और फाउंडर है नाश्ते वाले स्टार्टअप की। निदा, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बेहतरीन, थैंक यू सो मच। आई थिंक इट्स ऑलवेज वंडरफुल टू बी ऑन बोर्ड विद यू गाइस। निदा, ख़वातीन के हवाले से सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी, एंटरप्रेन्योर और वो भी ख़वातीन, कितना ज़रूरी है? जब तक मैं एंटरप्रेन्योर नहीं थी तब तक शायद मुझे वुमेन वर्थ की भी समझ नहीं थी। हाँ। मुझे हमेशा ये लगता था कि वो एक इक्वालिटी का हम अलम उठा के फिरते हैं, मगर हाउ टू प्रूव इट एक्चुअली जब करना पड़ता है ना। और जब मैं एक्चुअली 40 वर्कर्स में खड़ी होती हूँ अकेली औरत, तो तब पता चलता है कि यार इट्स रियली नॉट सो इजी, इट्स हार्ड जॉब। और मुझे अब ये समझ आता है कि वो मेरे फादर का जिंदगी में पैसे, व्हेन यू आर दो आई एम नॉट अ ब्रेड विनर ऑफ द हाउस, मगर जब आप पैसे कमा के घर में लाते हैं और फिर उसकी प्लानिंग करते हैं कि अच्छा इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो आपको लग पता जाता है। एंड आई थिंक एवरी वुमेन जो कि अपनी ज़िंदगी को वेल मैनेज करती है, अगर वो किसी बिजनेस में है या अगर वो कोई जॉब करती है और उसको पैसे कमाने आते हैं, तो वो एक बहुत बेहतरीन ऑर्गेनाइजर ऑटोमेटिक बन जाती है। हाँ, क्योंकि वो मल्टीटास्कर होती है ना, हर चीज को वो लेकर चल रही होती है, उसको वर्थ समझ में आ जाती है ना, दैट हाउ टू अर्न दैट 1000 रुपीज एंड नाउ हाउ टू स्पेंड दिस, हाउ स्मार्टली यू कैन स्पेंड दैट 1000 रुपीज एक्चुअली। लेकिन आज के दौर में फिर कितना जरूरी है एंटरप्रेन्योर बनना या घर से बैठकर काम करना ख़वातीन के लिए? देखिए, जब आप दो विजन्स हैं जिस पे मैं अक्सर बात करती हूँ। जब नाश्ते वाले हमने शुरू किया, I was at a very good job, at a very nice position. उस वक्त ये फैसला लेना कि अच्छा ये 5 फिगर सैलरी को छोड़ना है और स्क्रैच से शुरू करना है, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, was a big challenge. So एक तो आपको डे ड्रीमर होना पड़ता है अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। और जब आप वो ड्रीम को कंसीव कर लेते हैं तो डेयर करके आप कूद पड़े मार्केट में। उसके बाद जो औरतों के साथ एक बिग चैलेंज मैंने रियलाइज किया है वो स्केलेबिलिटी का है। बिजनेस शुरू कर दिया, फ्रोजन का बिजनेस शुरू कर दिया, कपड़ों का बिजनेस शुरू कर दिया, बेकरी का बिजनेस शुरू कर दिया। जब आप जाके औरतों को ये कहते हैं ना कि अब अपने शेल से थोड़ा सा बाहर निकलो और ग्रो करो, वहाँ पे घबरा जाती है। आप उनसे कहते हैं अपनी बुक कीपिंग करो, आप उनसे कहते हैं बैंकेबल हो, आप कहते हैं टैक्सेशन पे पहले दिन से काम करो ताकि जब गवर्नमेंट सॉफ्ट पॉलिसीज दे तो आपको पता हो कि मेरे अकाउंट्स क्लियर हैं और अब मैंने जाके अपने तो मेरा जो औरतों को एक ही मैसेज होता है वो ये होता है कि यार डे 1 से बिजनेस करो, बिजनेस की विजन से, सही होम बेस भी करना है। फ्रॉम द डे 1 व्हेन अ मैन स्टार्ट्स अ बिजनेस ही नोज कि ही इज गोइंग टू इन्वेस्ट 25,000 रुपीज,
और उसने वो 25,000 कहाँ लगाया। औरतें क्या करती हैं, मैंने 25,000 पे इन्वेस्टमेंट किया और बाजार जाते जाते अचानक से खाड़ी की सेल पे मेरी नजर पड़ गई तो मैं क्या करूंगी कि चलो 25,000 में जब मैं कमाऊंगी ना तो ये 3,000 में उसमें ऐड ऑन कर दूंगी। दिस इज नॉट द वे ऑफ द बिजनेस। सो डू बिजनेस द वे इट शुड बी डन, और इसकी डे 1 से बुक कीपिंग करें, रिकॉर्डिंग करें, और अपने आप को ये विजन के साथ मार्केट में लेके आए कि मैंने स्केल भी करना है। अगर स्केल नहीं करना तो फिर तो बिजनेस का कोई फायदा कोई पॉइंट नहीं। लेकिन जब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था नाश्ते वाला, जिसमें हमने पहले भी बात की है, तो आपको आइडिया था कि अब मैं इसको आगे लेके चलूंगी, और मुझे डे 1 से पता था मुझे इसको ब्रांड बनाना। अच्छा। और मुझे कभी इस पे कोई मैं एक लहजे के लिए आई एम नॉट अ कुक टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो मेनी टाइम पीपल थिंक दैट आई एम अ सो डैम बिग कुक। I used to do pottery with शहरजाद आलम। तो मैंने उनसे वो एक दफ़ा बस यूं ही आइडिया कंसीव हुआ था, शायद हम एक शो में पहले भी बात कर चुके थे, कि मैंने उनसे कहा कि अम्मा वो जब बनता था ना मट्टी की हांडी में मसूर की दाल, तो इट वाज सो यम। तो उन्होंने कहा व्हाई डोंट यू स्टार्ट इट योरसेल्फ। सो दैट वाज द बेसिक आइडिया कि हम क्ले पॉट में इसको पैक किया करेंगे और क्ले पॉट में पकाएंगे और इसको भेजेंगे। ठीक। सो मुझे उसी दिन से ये पता था कि एक तो मुझे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, दूसरा मुझे ये पता था कि ये ट्रेंड की तरह से मुझे रिवाइव करना है, चौथा मुझे ये पता था कि मुझे इसको स्केल करना है। सो जब नाश्ते वाला आया पहले साल अच्छा बूम, और कोविड आ गया। कोविड के टाइम पीरियड में मेरी डिलीवरेंस थोड़ी रुकी, मगर वहाँ मुझे बिजनेस करना आया कि अब मैं अपने बिजनेस को इम्प्रोवाइज कैसे करूँ। एंड दैट वाज द टाइम जब मैंने हाई प्रोटीन लो कार्ब मील्स को लॉन्च किया था, बिकॉज दैट वाज द नीड ऑफ कोविड। पेशेंट्स को रिकवर करने के लिए वो चाहिए था। सो फिर मैं डाइटिशियंस के साथ बैठी, न्यूट्रिशनिस्ट के साथ बैठी, डॉक्टर से मैं यही सवाल करती थी कि अच्छा मैं पेशेंट्स को क्या दूंगी तो ये जल्दी रिकवर करेंगे। खानों में मोरिंगा की रेसिपीज ऐड होना शुरू हुई, एंड दैट्स हाउ हमें समझ में आई कि अलसी के तिल ने क्या करना है। और ये सो मैं अक्सर बहुत सारे लोगों से कहती हूँ कि मैंने बिल्कुल जस्ट लाइक अ रिसर्चर सीखा। सो अगर अब मैं यही सोचती रह जाती कि बिजनेस तो है नहीं, डिलीवरेंस, शादियाँ नहीं हो रही, तो मैं वेडिंग ब्रेकफास्ट किसको भेजूँ, डिलीवरेंस किसको करूं, बिकॉज एंटरटेनमेंट पे पैसे नहीं लग रहे थे ना, तो फिर मैं ठप हो जाती। मगर एन एंटरप्रेन्योर एंड अ स्मार्ट बिजनेस पर्सन ऑलवेज थिंक्स कि अच्छा अब मैंने क्या करना है, कुछ नया क्या लेकर। आई थिंक एवरी वुमन शुड कम विद दिस विजन। तो अभी कुछ नया लेकर आई हैं आप नाश्ते वाले में? नाश्ते वाले शुरू हुआ था जी ब्रेकफास्ट से, सही, फिर नाश्ते वाले आ गया कॉर्पोरेट। फिर मैंने सोचा कि मुझे शादियों की केटरिंग करने वाली आंटी नहीं बनना, डिसाइडेड। तो आंटियां बहुत तंग करती हैं। So I have decided कि पूरे पाकिस्तान में there is no women in the catering. Okay. So आप जब और फिर there is no women who can claim कि वो corporate की caterer है. So it was a niche. ठीक. Again थोड़ा research किया कि क्या करूं जो हट के हो सबसे. So पहला client मुझे Uber मिला. Okay. और with very handsome budgets and everything. Uber को मैंने पिच किया कि हम आपके साथ, आप अपने एंटरटेनमेंट पे तो पैसे लगाते हैं, हम आपके साथ लाइव ब्रंच किया करें। ओके। एंड द आइडिया क्लिक लाइक एनीथिंग। और आज जब लोग मुझे कॉल करते हैं तो आपको कॉल इसलिए किया बिकॉज यू सर्व कॉर्पोरेट। तो अब वुमेन विद दिस विजन, तो वो जो खाना था वो बहुत पीछे रह गया। उस खाने में ये जो स्केलेबिलिटी आ गई ना, लाइक आई सर्व सफायर, आई सर्व फ्यू मोर बिग नेम्स, शॉपिस्तान के साथ काम किया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस के साथ काम किया। सो ये मैंने नीश आइडेंटिफाई कर ली थी। आई वर्क मोस्टली विद द ओवरसीज क्लाइंट्स बिकॉज वो एक विजन है, लोगों को ओवरसीज में पता चल जाता है। तो उसमें होता क्या है कि आप लोगों ने शुरू में मुझे ये कहा दैट ओ माय गॉड इट्स एक्सपेंसिव, so I have decided to be an expensive brand. अब तक अच्छा expensive है तो expensive है। हाँ, एक लेबल तो कर दिया ना, फिर expensive होगा। आप यकीन कीजिए, I have a product which is 250 rupees. But the point is कि आपको ये समझ में आ गया कि अगर किसी को कुछ exclusive चाहिए, so this is a door to knock. Otherwise आपका ये subject नहीं है। So I think business में सबसे ज़्यादा आपका research work, सबसे ज़्यादा आपका customer acquisition को समझना कि मैंने किस target audience में काम करना है। क्या पूरा लाहौर मेरी टारगेट ऑडियंस है या सर्टेन नीश मेरी टारगेट ऑडियंस है। सो दैट्स हाउ वी वर्क। और हम क्योंकि एक कंप्लीट कस्टमाइज बिजनेस है, सवाल आपका ये था कि मैं नया क्या लाई, तो फिर हम आजकल हाई प्रोटीन मील्स को लाए क्योंकि कोविड के बाद पूरा शहर बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गया। एवरीबडी वांट्स टू कंट्रोल देयर डाइट, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है। माई फादर इज अ डायबिटिक पर्सन एक्चुअली। सो जब माई फादर वी गेट टू नो दैट ही इज अ डायबिटिक पर्सन, सो मैंने फिर रिसर्च किया कि अच्छा उनको गोभी नहीं देनी, अच्छा उनको शिमला मिर्च अच्छी नहीं है, अच्छा उनके लिए
ग्रिल्ड ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रहा है। सो विद द फूड सो मेनी टाइम आई कम अक्रॉस दिस, आर्थराइटिस है तो एक्चुअली फूड में क्या सो वो जो हमने कस्टमर टू कस्टमर इम्प्रोवाइज करना शुरू किया और उसकी नीड के मुताबिक मील को प्रिपेयर करना शुरू किया, सो इट वाज अ न्यू थिंग इन नाश्ते वाले। सो अब नाश्ते वाले का टाइम आ गया है टू ऑन। मुझे लगता था कि इंस्टेड ऑफ दैट कि आपने एक स्टार्टअप शुरू किया और आप उसको मार्केट में लाए और आपने लोगों को कहा कि आओ इसको टेस्ट करो, इट टुक मी 4 years to make this whole prototype, and now I'm at a position कि मुझे एक दिन में on an average 100 फोन आता है कि where to come, and I was like it's time to open up on floor now. So inshallah the very next month we are coming on floor with a very nice vision. अच्छा, तो वो जब आएंगे तो आपको बुलाएंगे भी और पार्टी करेंगे जरूर इंशाल्लाह। और कनेक्टेड वुमेन ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्या करता है, हमें ये इस बारे में बताइए। कनेक्टेड, जब मैंने नाश्ते वाले शुरू किया तो मैं सबसे पहले एक चैप्टर को मिली व्हिच वाज कनेक्टेड वुमेन पाकिस्तान। ओके, दे रियली मेंटर मी। तहमीना वाज द चैप्टर पाकिस्तान लीड एट दैट टाइम, और शी इज इन कनाडा नाउ फॉर विद ऑन हर ओन बिजनेस वीजा। शी इज वन ऑफ द पर्सन जो पाकिस्तान से कनाडा गई अपने बिजनेस के सर के ऊपर। तो जब आपको ऐसे इंस्पिरेशनल लोग मिल रहे हैं, जब मैंने उनसे पहली दफा पूछा तहमीना आपा वेयर यू व्हाट यू वांटेड टू बी, so she said I wanted to be among those 60 top women of the world. Wow. I was like, oh, I'm so down. मुझे तो यहाँ पहुँचना है, बल्कि 2 steps आगे पहुँचना। I believe in one thing. आपने जिंदगी में मैंने सीखा है, जिन 5 लोगों की सराउंडिंग में आप रहते हैं ना, आप उन 5 लोगों का मिक्सचर बन जाते हैं। हाँ। अब ये आपने डिसाइड करना है कि आपने रजिया नजीरा के इर्द गिर्द भी रहना है और हांडी पॉलिटिक्स करनी है, कि आपने एक कंपटीशन लीड में जाना है और विजुलाइज करना है कि यार मुझे इन लोगों को फॉलो करना है और यहाँ कहीं पहुँचना है। सो कनेक्टेड वुमेन वो चला रही थी। मैं पहली बार उनसे मिली और मैंने जाके उस पूरे मीटअप में पूछा कि मुझे डिज़ाइन करना है, आई एम एट अ फलानी स्कूल, आई एम डूइंग वेरी गुड जॉब। तो सारे के सारे ग्रुप ने कहा यू शुड रिजाइन। ठीक है। आई वाज लाइक ये सब मुझे मशवरे दे रही है, उसमें सारे कई लोग नौकरी पेशा थे। बट द थिंग इज व्हेन दे ऑल अननोन लोग जो मुझे जानते भी नहीं है, वो मेरी बात को सुन के मेरे पर ट्रस्ट कर रहे हैं। सो दैट वाज द डे, द वेरी नेक्स्ट डे आई केम बैक एंड आई रिजाइन। उसी ग्रुप के बहुत सारे लोग आज भी वहीं के वहीं फंसे हुए हैं जहाँ पे वो उस दिन फंसे हुए थे। प्रॉब्लम ये होता है कि आपको स्टेप आउट करना होता है। फिर कनेक्टेड वुमेन ने मेरी उंगली पकड़ी एंड दे रियली स्टेप बाय स्टेप दे सपोर्ट माय बिजनेस। ओके। फिर जब तहमीना को पाकिस्तान छोड़ के कनाडा मूव करना पड़ा, सो शी एक्चुअली ऑफर मी दिस पोजीशन। सो एक्चुअली फॉर अ स्टूडेंट इट इज टू बिग कि आपको प्रिंसिपल की जॉब ऑफर हो जाए और आपको समझना आ रही हो टांगे कि क्या करें। सो फिर मुझे बहुत काम करना पड़ा। और पिछले तकरीबन फ्रॉम लास्ट 2 quarters सिंस आई एम टेकिंग केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, सो वी मेंटर बिजनेसेस। इसमें तकरीबन कोई 10 से 14 हज़ार फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं, ऑल जेन्युइन, जो कि कराची, इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, हर जगह से हमें कनेक्ट करती हैं। ठीक है। और इन सारे शहरों के अपने अपने लीड्स हैं। मतलब उस शहर की लीड उस शहर के मीटअप्स प्लान करती है, लोगों को मेंटर करती है, जहाँ पे हम कोई स्पीकर सेशंस कर सकते हैं, ट्रेनिंग्स एंड वर्कशॉप्स पे हम काम करते हैं बेसिकली, एंड वी एक्चुअली गाइड पीपल हाउ टू ग्रो योर बिजनेस। मतलब वो एक स्टार्टअप का आइडिया आपके पास लेकर आते हैं और फिर आप बताते हैं कि अच्छा इसमें क्या क्या और एनहांस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो 18 साल से अपना बिजनेस कर रहे हैं, मगर जहाँ 18 साल पहले थे वहीं पे अभी तक है। So it's like यार क्यों? Why you guys are stuck there? So many times we have to pull out people. अच्छा। गवर्नमेंट प्रॉब्लम वही कि मैंने रजिस्टर नहीं करना एज अ बिजनेस। सही। तो मुझे क्या पता स्टेट बैंक ने क्या नई पॉलिसी दी है, मुझे टैक्स नहीं देना, तो अगर मैं टैक्स नहीं दूंगी तो स्टेट बैंक ने कोई पॉलिसी दी भी है तो मैं कैसे फायदा उठा सकती हूँ। एक्चुअली दिस इज कनेक्टेड वुमेन, जो आपको कनेक्ट करता है विद ऑर्गेनाइजेशन, विद इंस्टीट्यूशन एंड विद इन द सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल नाश्ते वाले को बिजनेस चाहिए। हाँ। एक कम्युनिटी है जिसपे 14,000 लोग हैं। आई मेक माई पोस्ट एंड आई पोस्ट इट देयर। सो इमीडिएट, ये हमारे मुल्क का एक अनफॉर्चुनेट है कि वो फौरन से कॉपी होना शुरू हो जाता है। सो मुझे मेरी गुरु ने ये सिखाया कि जब कोई तुम्हारी चीज कॉपी कर ले तो समझ लो टाइम आ गया तुम्हारा स्टेप अहेड करने का। वो सच ए लर्निंग कि मुझे जब भी लगता है ना कि कोई थोड़ा सा होता है कि अच्छा ये हो गया कॉपी, तो अच्छा अब मुझे क्या करना है, इससे ऊपर वाली चीज अब क्या लेकर आनी है। दिस इज ऑल अबाउट कनेक्टेड वुमेन। एंड एक्चुअली हम लोगों को हमेशा, जितने लोगों के पास कोई स्मॉल आइडिया है, कोई बड़ा आइडिया है, वी ऑलवेज सेड कम इन आवर मीटअप्स, हम बैठते हैं, हम बात करते हैं, और कोलैबोरेशन
कनेक्टेड वुमेन का जो सोल मुझे समझ में आया है वो कोलैबोरेशन इज पावर है। एग्जैक्टली और आजकल है भी यही चीज़, चल भी यही रही है कि आप पार्टनरशिप करके, कोलैबोरेशन करके आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। और इस तरह के जो बने हुए हैं स्टार्टअप, जैसे कनेक्टेड वुमेन के हवाले से बात कर रहे थे, और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। निदा, बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आई हैं, और बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही हमारी निदा के साथ, और हमें पता चला कि जनाब एंटरप्रेन्योर बनना कितना मुश्किल भी है और कितना आसान भी है, लेकिन इसमें बहुत सारी मेहनत भी ख़वातीन को करनी पड़ेगी। अपने कंफर्ट जोन से निकल कर बहुत कुछ करना पड़ता है अगर आप कुछ बनना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही जनाब, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।